सोशल मीडिया कंपनियों का भारत के नियम कानूनों के प्रति रवैया एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पहले टेलीग्राम, उसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यानी कि टोटल अगर आप मेटा का पूरा देखें इकोसिस्टम, उसको सरकार ने नोटिस भेजकर भारतीय नियमों की अवहेलना पर जवाब तलब किया है। सवाल यही है कि आखिर सोशल मीडिया कंपनियां बार बार हमारे देश के कानूनों को नजरअंदाज क्यों करती हैं? क्या ये जानबूझकर किया जाता है या इन्हें भारतीय कानून का कोई डर नहीं है, या फिर हमारे ही नियम इतने तेज, इतने धारदार नहीं हैं जो डर पैदा कर पाए इन सोशल मीडिया कंपनियों पर? आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा विस्तार से, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं आज के मेहमानों के साथ। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन, वो भी पैसा देकर प्रमोट किए गए। ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सच है और मेटा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मेटा को तलब करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेटा को तुरंत तलब किया जाए। मंत्रालय अब मेटा से सीधा जवाब मांगेगा कि आखिर ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कैसे। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन चल रहे थे जिनमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों की तरफ भेजा जा रहा था। वहां कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट पैसे लेकर बेचा जा रहा था। जांच में करीब 30 ऐसे विज्ञापन मिले जो बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा दे रहे थे। इसके अलावा करीब 20 विज्ञापन एडल्ट कंटेंट से जुड़े हुए भी पाए गए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ये सारे विज्ञापन मेटा के अपने मॉडरेशन सिस्टम से मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव हुए थे। शिकायत के बाद मेटा ने सिर्फ इतना कहा कि उसने कई विज्ञापन हटाए, अकाउंट सस्पेंड किए और आपत्तिजनक लिंक ब्लॉक किए। साथ ही कंपनी ने यह भी माना कि उसका मॉडरेशन सिस्टम हर उल्लंघन को पकड़ नहीं पाता। याद रहे कि इस हफ्ते मेटा पर सरकार की दूसरी सख्ती है। इससे पहले बुधवार को ही सरकार ने व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर नोटिस भेजा था। सरकार को डर है कि ये फीचर ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इम्पर्सोनेशन जैसे साइबर अपराधों को बढ़ावा दे सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि जब तक सहमति नहीं बनती तब तक फीचर का रोल आउट रोका जाए। यानी टेलीग्राम के बाद व्हाट्सएप और अब इंस्टाग्राम, भारत सरकार की रडार पर मेटा की तीनों बड़ी सर्विसेज आ चुकी हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर ये अमेरिकी कंपनियां भारतीय कानूनों को इतनी आसानी से नजरअंदाज क्यों कर देती हैं? फिलहाल मंत्रालय मेटा से विस्तृत जवाब मांगने की तैयारी में है। जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि डिजिटल इंडिया में अब बड़ी टेक कंपनियों को भारतीय कानून की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ रितेश भाटिया जी जुड़ रहे हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी आपका भी हमारे शो पे। अमित दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विराग जी आपके पास आ रहा हूँ। सर, बड़ा मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह के जब रिपोर्ट्स आती हैं, जब ये समझ में आता है कि इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर में आपकी रीच है, और आप इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन चला रहे हैं जो सीधे तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को प्रमोट कर रहे हैं। और जब आपको कहा जाता है कि भाई इस तरह का है, तो उसके बावजूद आपका मॉडरेशन क्या कर रहा था उसकी जवाबदेही तो है नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब इस पूरे मामले में जिस प्लेटफॉर्म ने ये खुलासा किया, जब उन्होंने कंपनी से संपर्क साधने की कोशिश करी, तो उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं पाया गया। मतलब मेटा की ओर से, इंस्टा की ओर से। मतलब एक तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो रहा है, उसके ऊपर आप सीना जोरी कर रहे हैं, और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम तो साहब रेवेन्यू को बाद में रखते हैं, सिक्योरिटी को पहले रखते हैं। खुलेआम धज्जियां। सर, कहाँ दिक्कत है, कहाँ गड़बड़ है? आप इस पे लिखते पढ़ते आए हैं ज़बरदस्त तरीके से। बताएं सर, क्या क्या सीख दे रहा है ये मामला हमें? देखिए, आज एक लेख है अखबारों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जी, और उन्होंने कश्मीर के विशेष दर्जे के बारे में बोला था कि एक देश में दो विधान नहीं हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और संविधान के बेसिक ढांचे का उल्लंघन है। लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों की सीनाजोरी के आगे सरकार की चुप्पी
से ये जाहिर है कि एक देश में दो विधान चल रहे हैं। जो काम इंस्टाग्राम ने किया है, अगर कोई एक आम इंसान भारत में करता, एक आम आदमी भारत में करता, उसको आईटी एक्ट, बीएनएस और पॉक्सो कानून के तहत उसको जेल होती और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं होती। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से जुड़े थे। पश्चिम बंगाल का दूसरा मामला ये आया है कि वहाँ पर अभी नई सरकार ने एक नया कानून बनाया है संगठित अपराधियों के खिलाफ। संगठित अपराध से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में पहले से प्रावधान है सेक्शन 111 में, और वहाँ पर यह कहा गया है कि जिनसे समाज को, देश को खतरा हो, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, उनसे रिकवरी, सारी चीज़ों के लिए प्रावधान है। लेकिन ये जो संगठित अपराधी हैं, जो संगठित अपराध कर रहे हैं, पैसे लेकर संगठित अपराध कर रहे हैं। एक होता है कि संगठित अपराध हमारी गैर जानकारी में हो रहा है, पैसे लेकर संगठित अपराध कर रहे हैं, उसके बाद हम उनको इंटरमीडियरी की एक सेफ हार्बर की सुविधा देने पर एकेडमिक बहस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये संविधान और आईटी एक्ट दोनों की भावनाओं के पूरी तरह से विपरीत है। और एक दो बड़े सवाल हैं। पहला कि ये जो लीगल नोटिस या नो बी नोटिस इशू की है सरकार ने, वो कहाँ इशू की है? अमेरिका में इशू की है कि भारत में इशू की है? और अगर अमेरिका में इशू की है तो भारत स्थित अधिकारियों से मुलाकात क्यों हो रही है? आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा कि जो पैसे उन्होंने रिकवर किए थे उसके अनुसार उनके खिलाफ सरकार ने सूत्रों के हवाले से ये भी कहा, अखबार में निकला है कि पीड़ित लोग या दूसरे लोग उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये एक गंभीर आपराधिक मामला है और सरकार ने टेलीग्राम में जो दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दिया था उसके अनुसार मेटा के खिलाफ, इंस्टाग्राम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू होती है? ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सवाल है। एब्सोल्युटली। और कानून, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कानून है हमारे यहाँ, नहीं है। एक तरफ एक बहस ये कहती है कि हमारे यहाँ बहुत कानून है, दूसरी तरफ ये लगता है कि अगर दुनिया भर के कानून हैं तो फिर उसके लिए कवच भी है। आप जितने मर्जी कानून बना लीजिए, आईटी एक्ट 2000 बना लीजिए, आईटी रूल्स 2021 बना लीजिए, डीपीडीपी एक्ट 2023 बना लीजिए, लेकिन एक सेफ हार्बर का, आईटी एक्ट की धारा 79, एक सेफ हार्बर का सुरक्षा कवच आपको बचाए रखता। आगे बढ़ूंगा, इसी पर मैं थोड़ा सा विराग जी से समझूंगा। विराग जी, यही है मसला? एक तरफ भारी भरकम कानून और एक सुरक्षा कवच आपका सेफ हार्बर का, बस यही बात है? देखिए दीपक जी, मेरे सामने एक सरकार की पीआईबी रिपोर्ट है 6 अक्टूबर 2023 की, और उसमें केंद्रीय मंत्री उस समय एमओएस राजीव चंद्रशेखर ने बोला था कि अगर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल इन कंपनियों के उसमें मिला तो इनके सेफ हार्बर सुविधा, ये नोटिस इशू की गई थी एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को। तो वो 2023 की जो केंद्रीय मंत्री का जो बयान है उसके अनुसार जब एडमिटेड पोजीशन है तो क्या सिर्फ कंटेंट हटाने से काम चलेगा? कंटेंट 3 घंटे के भीतर हटना चाहिए, कानूनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन पैसे लेकर के अभी डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर की है बच्चों के बारे में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है, भारत में केएन गोविंदाचार्य के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2013 में जो आदेश दिया था कि सोशल मीडिया बच्चे 13 साल से कम उम्र के ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उसको पालन करने की बजाय उन बच्चों के साथ पैसे लेकर के और यौन शोषण के कंटेंट को सर्कुलेट करना, मैं समझता हूं कि ये एक दोहरे अपराध हैं। और इन दोहरे अपराधों से अगर आंख मूंदी गई, और दिक्कत यह है कि इन मामलों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि संविधान के अनुसार आईटी और साइबर का विषय केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है सर। तो केंद्र सरकार को तुरंत इस घटना के बाद उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल करना चाहिए और एक सख्त संदेश देना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये होना चाहिए। हमारे साथ अमित दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, क्विकली आप ही के पास आ रहा हूँ, फिर रितेश जी के पास जाऊँगा। कहाँ आपको चूक लग रही है? इतना संजीदा मसला, बच्चों से जुड़ा हुआ मसला, और जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि किस किस तरह के कीवर्ड्स वहाँ पर, सर्च वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 7 से 12 साल के बच्चों से जुड़ी हुई कंटेंट वहाँ पर उपलब्ध है 99 रुपए में। और आपका प्लेटफॉर्म कहता है कि साहब हमारा शायद एड रिव्यू सिस्टम परफेक्ट नहीं है, हम तो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, रेवेन्यू को हम प्राथमिकता नहीं देते, जबकि सामने है, ये एविडेंट है। तो कहाँ चूक हो रही है अमित जी? दीपक जी, सबसे पहले तो विराग जी की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि भारत में पिछले 2 सालों में 2 ऐसे केसेस हुए जहां पर
चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर 12 साल के बाद कन्विक्शन हुआ और 2 से 2.5 लाख वीडियोस मिले दोनों पार्टीज के पास, एक एमपी का था, एक कहीं और का था। और जो 2.5 लाख ये वीडियोस थे, इनसे उन्होंने करोड़ों कमाए भी। तो अभी तक सवाल उठता था कि ये कमाते कैसे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे सीरियस बात ये है कि जब व्हाट्सएप खुद ही उनको ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है और खुद भी उस कमाई का हिस्सेदार है, तो वो क्राइम का भी हिस्सेदार है, जो कि विराग जी ने बड़े सिंपल शब्दों में कहा है कि उसको अब इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप बाकी सारी चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी आईपी पायरेसी कुछ भी हो तो फटाक से डिटेक्ट करके नोटिस भेज देते हैं। आप ये नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। ये तो बहुत सीरियस ऑफेंस, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिटेक्ट नहीं हो सकती। हमारे यहाँ खुद एआई बेस्ड इतने टूल्स आ चुके हैं, खुद सीबीआई इस्तेमाल करती है, जहां पर आप पूरे लैपटॉप को यदि स्कैन कर देंगे तो वो स्कैन करके बता देगा कि इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है या नहीं है, जबकि वो लैपटॉप 1 टेराबाइट का भी हो सकता है और कितना भी मेमोरी हो। तो ऐसा नहीं है कि ये वही बहुत आउट ऑफ पॉसिबल चीजें हैं, ये बिल्कुल संभव था। और ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि शायद पैसे का लालच है, वहां पर लीनियंसी बढ़ती जाती है, लेकिन इससे समाज का क्या नुकसान हो रहा है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप को इस बार पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अभी तक ये सवाल टेलीग्राम पर उठते थे, डिस्कॉर्ड पर उठते थे, ज़ेंगी पर उठते थे, सिग्नल पर उठते थे, लेकिन यहाँ तो व्हाट्सएप है जहां पर कि लोग सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, उस पर भरोसा करते हैं। वहां पर यदि ऐसा कुछ होगा या इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ होगा तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाना चाहिए, और इस पर एक इस तरह का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि आगे के लिए और ज्यादा सतर्क रहे ये प्लेटफॉर्म और ऐसी कोई भी गलती को सिर्फ एक लीनियंसी न माने, जबकि इसके प्रति जो भी टेक्निकल प्रोवोकेशन प्रोएक्टिव मेजर्स लेना चाहिए वो लें, ताकि इस तरह का कोई भी इश्यू बाद में न सामने आए। एब्सोल्युटली। रितेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या आप डॉट कनेक्ट करके जरा समझाइए इस पूरे क्राइम सीक्वेंस को भी जरा हमको समझाइए। और एक ये अगर इसको हम क्राइम की श्रेणी में रखें तो ये एक क्राइम नहीं है। आई मीन इससे पहले फेक न्यूज़ से जुड़े हुए, फेक न्यूज़ में आप दंगे हो जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो जा रही है, एआई डीप फेक वीडियोस, नाबालिग लड़के लड़कियां, अभिनेत्री, एक्टर एक्ट्रेसेस, बड़े लोग, तब भी कुछ बातें हुई नहीं। साइबर बुलिंग और आत्महत्याएं तो ऐसा विषय है कि जिस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है, लेकिन आज तक कोई जवाबदेही तय हुई नहीं। संभवतः आप एक आध दो अपना फीचर घटा बढ़ा देते हैं और बोलते हैं साहब हमने कार्रवाई कर ली। दुनिया भर में हथियारों और ड्रग्स की डीलिंग के आरोप लगे हैं इस तरह से रील्स और इन सब की वजह से। और अब तो ये हमारे बच्चों से जुड़े हुए कंटेंट एविडेंट रूप में सामने आ रहे हैं, कम से कम इस रिपोर्ट के जरिए। आई मीन कब तक चुप रहेंगे और कब तक हम हाथ धर के बैठे रहेंगे? कब तक सिर्फ इनसे पूछते रहेंगे कि भाई क्या आपने ऐसा कुछ किया है या नहीं? कब तक इनसे जवाब ही मांगते रहेंगे? रितेश जी। दीपक जी, इनको है ना एक आदत पड़ गई है और इनको एक पूरा भरोसा है ये इंटरमीडियरीज को कि इनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और आई थिंक अब एक समय आ गया है कि मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उनको बताए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत पहले भी किया हुआ है और बहुत बार किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी भी इतनी ऐसी कोई सख्ती बरतती है कि जहां से ये लोग भी बोले कि नहीं ठीक है भाई, अभी इन्होंने हमको समन्स किया है तो हमको जो इनको 7 दिन में जो जवाब देना है। तो मुझे मालूम है ये बहुत ज्यादा इसको भी लाइटली लेने वाले, क्योंकि इनको एक ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हमारे साथ कुछ होगा नहीं। और ये खाली सेफ हार्बर की बात नहीं है। मैं इसमें अगर आप पूछेंगे तो दोषी पहले गवर्नमेंट को ठहराऊंगा, क्योंकि वो इतनी सख्ती के साथ इनके पीछे गए नहीं है। आप सोचिए, अभी जैसे अमित बात कर रहे थे जो इंडिया में हुआ है, यूपी में बंडा और चित्रकूट में, कोर्ट ने खुद कहा है दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस और इसके लिए उनको फांसी की सजा दी है। तो इनको हम क्या देने वाले? फांसी की सजा आप तो नहीं देने वाले हो, तो आप क्या करने क्या वाले उनके साथ? पहले ये जितने भी ऐड चलाते हैं वो रिव्यू किए जाते हैं। आज अगर मैं भी कुछ उसके ऊपर डालूंगा और मैं बोलूंगा ये पेड ऐड है, वो तुरंत जाता नहीं है। इंस्टाग्राम बोलता है हम हमारे जो मॉडरेटर्स है वो उसको रिव्यू करेंगे, अभी वो रिव्यू करने का जा रहे हैं। तो ये उनका रिव्यू है? मतलब ये कोई तरीका था? सेकेंडली, ये खाली ये रिव्यू करके उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, उन्होंने इसको एम्पलीफाई भी किया, यानी कि जिसको नहीं भी देखना था उसको भी देखने को मिला है। और ऐसे करके बहुत अन्य लोगों को मालूम पड़ा है। और हमारे देश में ऑलरेडी यही सारी चीजें हो रही है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बहुत पुराने टाइम से रहा है। हमने कभी इतने ज्यादा कोई अरेस्ट भी नहीं सुने। मुझे याद है जब महाराष्ट्र साइबर ने जब किया था बहुत साल पहले,
दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई 16 जनों को अरेस्ट किया गया था, और वो एक फर्स्ट केस था इंडिया में। उसके बाद में केरला में हुआ है, फिर बाकी बहुत सारी जगहों पे हुआ है। आई थिंक ये जो बंडा और चित्रकूट का एपिसोड था वो सबसे एक बहुत सॉलिड चीज था जो एक कोर्ट ने किया था कि उनको एक डेथ पेनल्टी दी है। तो इसके लिए अभी बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको पहले उन्होंने 7 दिन का क्यों बोला। दिस इज समथिंग दैट कॉल्स इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, तुरंत। मतलब 7 दिन का तो मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लगा है। एंड सेकेंडली अब आपके पास एक बहुत बड़ा ये आप बोलोगे तो एक रीजन मिल गया है कि क्यों व्हाट्सएप पे वो यूजर नेम वाला फीचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वापस से आपके पास नंबर्स नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप बोलेगा कि हम तो वो केवाईसी करते हैं तो हमें पीछे से मालूम है नंबर क्या है। Correct. लेकिन ऐसे में और ये चीजें बढ़ेगी जैसे ये टेलीग्राम में बढ़ी है। दीपक जी, एब्सोल्युटली। और देखिए, जब भी इस तरह की कोई बड़ी बात आती है तो ये ज़रूर पकड़ाते हैं कि साहब हमने झुंझुना पकड़ा दिया कि हमने अमुक अमुक जो हैं बदलाव कर दिए हैं, हमने ये फीचर अब टाइट कर दिया है, हमने ये स्क्रूटनी कर दी है। और कई जगह कोर्ट में मामला जाने के बाद इन लोगों ने करोड़ों रुपए का जुर्माना भी दिया है। लेकिन अगर आप जुर्माने की राशि देखेंगे, न्यू मैक्सिको कोर्ट ने जो मार्च 2026 में, इसी मार्च में, जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और प्रेडेटर से सुरक्षा न करने पर जब मेटा को जुर्माना लगाया था, 3100 करोड़ रुपए का लगाया था, भारी भरकम लगाया था। लेकिन वहाँ उसके बावजूद नहीं हुआ, और भी लगाया। कैलिफोर्निया जूरी ने पिछली बार लगाया था उसी महीने में, मार्च में ही, सोशल मीडिया पर एडिक्शन की शिकायत करी थी एक लड़की ने, उस पर लगभग 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन इतनी बड़ी कंपनियां, इतना बड़ा रेवेन्यू, उनके लिए तो पीनट्स हैं ये। तो सवाल ये है कि जुर्माना आप लगा भी देंगे और वो पैसे जमा कर भी देंगे, उसके बाद वो चीज़ें बंद नहीं होंगी, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि अगर गारंटी होती तो फिर ये बार बार रिपीट होकर के हमारे सामने नहीं होता। तो इसलिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। वो कदम क्या हो और कहाँ सरकारों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, इस पर थोड़ा सा और गहराई में जाकर पड़ताल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विराट जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि ऊपरी तौर पर हमें इतने सारे कानून भी दिखते हैं, और जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं, किसी विधिवेता से बातचीत करते हैं, आप जैसे कानून के जानकारों से बातचीत करते हैं, तो हर कोई ये कहता है कि कानून है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कानून है लेकिन वो लागू नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है जिसके लिए देश में कानून नहीं है। तो हमारे देश की सरकारें कहाँ फेल हो रही हैं? ऐसे कौन से पेंच हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन बड़ी कंपनियों पर हाथ डाल भी देते हैं? हर बार बात समझ में आ भी जाती है, कुछ दिन ठीक ठाक लगता है कि हो गया है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 बात। देखिए दीपक जी, चाहे ट्विटर हो, चाहे मेटा हो या गूगल हो, ये सारी कंपनियां आज की तारीख में भारत जैसे देशों के लोकतंत्र से ज़्यादा बड़ी हैं। और इन कंपनियों के नेटवर्क पर न सिर्फ हमारा सरकारी संचार बल्कि नेताओं की चुनावी सफलता आधारित है। इसलिए इनके सामने हमारा जो शासन, प्रशासन और संविधान है वो कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन मैं तकनीकी बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर आता हूँ। पहला, इनको एक नॉर्मली बोला जाता है सेक्शन 79 का सेफ हार्बर। तो यहाँ पर उन्होंने पैसे लिए हैं, एडमिटेड पोजीशन है, इसलिए वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी वाली बात से नहीं बच सकते हैं और सेफ हार्बर उपलब्ध नहीं है। जैसा मैंने बताया था 2023 में MOS राजीव चंद्रशेखर के बयान के बाद भी, ये पहली पोजीशन है। दूसरा कि सरकार यहाँ पर भारत में किन लोगों की, भारत के लोगों से मिलती है लेकिन नोटिस अमेरिका में क्यों देती है। तीसरी बात कि इस मामले में 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है और सरकार को यह अधिकार नहीं है कि सजा वाले ऐसे मामलों में अपराध को दरकिनार कर दिया जाए और सिर्फ केंद्र सरकार ही आपराधिक मामला दायर कर सकती है और करना चाहिए। चौथी बात, वो कौन लोग हैं जिन्होंने विज्ञापन दिया, जिन्होंने पैसे दिए, वो तो कोई अपने आप को इम्यूनिटी उनको मिलती नहीं है। तो जितने लोगों ने विज्ञापन दिया उनका विवरण लेकर के उन विज्ञापन देने वालों के खिलाफ FIR क्यों नहीं होती है? अगर ऐसा नहीं किया गया
तो सिर्फ ये माना जाएगा कि डिजिटल कंपनियों को भारत के संविधान और भारत के कानून से पूर्ण सुरक्षा है। ये नहीं है। मुझे लगता है ये आपने इतनी महत्वपूर्ण बात आपने बोल दी। चलिए ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये इन कंपनियों का कानून का इंटरप्रिटेशन जो होगा कोर्ट में हमेशा एक एम्बिग्यूटी रहती है। सही कह रहे हैं विराग जी, सही कह रहे हैं विराग जी। आ रहा हूं आपके पास। अगर किसी ने इन्हीं ऐड को देखने के बाद अगर वो गया है टेलीग्राम पर और फिर उस लिंक पर जाकर 99 रुपए देकर के उसने बच्चों से जुड़ी हुई सामग्रियां ली हैं, तो आपके पास तो पूरा खाता है ना। 99 रुपए कहां से आए, किसने दिए? भारत का तो कानून कहता है कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बैन है, आप पकड़िए, वहीं से शुरू करिए। कौन है वो यूजर्स इस कंटेंट के, आप कम से कम वहां से तो शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे परतें खुलती रहेंगी, तब आ जाएंगे। लेकिन चुप्पी है यार। क्विकली जोड़ दीजिए, फिर मैं अमित जी के पास जा रहा हूं। विराग जी। दीपक जी, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सर्कुलेशन सब कुछ प्रतिबंधित है। एब्सोल्युटली। पॉक्सो कानून के तहत इतने सख्त प्रावधान है कि उनको वो नहीं होगी। दो बातें। पहली बात ये कि नीट एग्जाम को सफलतापूर्वक कराने के लिए बच्चों के करियर को सुरक्षित करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो बच्चों को यौन कंटेंट से बचाने के लिए आप अगर इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो आपराधिक उनकी गतिविधियों के लिए एक्शन तो लेना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून से, अमेरिका के कानून से, भारत के कानून से, तीनों कानूनों से। कई बार क्या होता है कि ये जो मेटा जैसी कंपनियां हैं ये इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लॉ के बीच में बच जाती हैं, लेकिन बच्चों के मामले में पूरी दुनिया के कानून एक हैं। और अगर हम डिजिटल इंडिया में बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सके तो हमारे संविधान की विफलता है ये। एब्सोल्युटली। इस पर अमित जी कुछ कहेंगे? बहुत बात क्रिस्टल क्लियर है। आपने 7 दिन का अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन वो क्या जवाब देंगे? आपको लग रहा है कि इतना इनको टाइम देना चाहिए? बात जब बच्चों से जुड़ी है, संवेदनशील है, पूरी दुनिया के कानून एक हैं, तो करिए कार्रवाई। किसने रोका है? अमित जी। 7 दिन का अल्टीमेटम अपने आप में दिखा रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं ऑडिबल? यस यस। मैंने कहा कि 7 दिन का अल्टीमेटम अपने आप में एक लीनियंसी दिखा रहा है। कायदे से तो ये मामला 24 घंटे में सॉल्व होना चाहिए था, और इतना सीरियस कंसर्न है। मैं आपको बताऊं कि कई सारे जो ऐसे देश हैं जहां पर 1 मिलियन 2 मिलियन पॉपुलेशन है, उनके कुछ आईटी डिपार्टमेंट या आईटी मिनिस्टर्स मेरे संपर्क में आते हैं और उनकी कंसर्न यही होते हैं कि ये जो मेटा है, गूगल है, ये उनकी रिक्वेस्ट सुनते नहीं, सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि वो अपने आप को उन देश से बड़ा समझते हैं और वो बहुत ग्लोबल कंसर्न है। ऐसा नहीं कि भारत के संग, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो ऐसे में भारत को एक पहल लेनी चाहिए कि भारत की कम से कम जनसंख्या इतनी बड़ी है कि हम अपना स्टे क्लियरली रख सकते हैं और हम उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। हमें छोटे देशों की बात अलग होती है, लेकिन हमें कम से कम यहाँ लीड लेना चाहिए कि अच्छा हमारे पास एडवांटेज है, यहाँ पर हम क्यों उनको लीवे दे रहे हैं, क्यों हम 7 दिन का डेट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस खास तौर से जब मामला इतना सीरियस है। एब्सोल्युटली, आपने सही बोला। और जीरो टॉलरेंस है हमारी बच्चों की सुरक्षा को लेकर। भारत सरकार बार बार कहती रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आप 7 दिन का अगर समय देंगे तो देखिए, इस पे आपको दोबारा विचार करना पड़ेगा। ये बच्चों का मसला है, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रितेश जी, आप क्विकली कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, यही है कि पहले अगर आपको ये जो पूरा सर्कुलेशन है, मैं बोलूंगा इसको तो आपको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट द सर्कुलेशन, यानी कि इसको प्लीज और आगे मत जाने दीजिए। और इसके लिए 7 दिन वाला जो सिस्टम है वगैरह, ये सब मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये एकदम ही बेबुनियाद सिस्टम है। सेकेंडली, प्लीज गो एंड अरेस्ट द सेलर्स। जैसे विराट जी भी बोल रहे थे कि ये कौन लोग हैं जो बेच रहे हैं, और अभी इनके पास, क्योंकि तो ये तो एक पेड चीज है, ये लोग ने, जितने लोगों ने भी ऐड डाला है उनका पूरा डिटेल्स वगैरह, तो वहां से अगर ये एक इंडियन लोग भी हैं जो लोग ये एड्स डाल रहे हैं, तो इसकी बहुत गहराई तक ये तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो एक इंडियन लोग है और उसके अंदर अगर इंडियन बच्चे हैं, ठीक है, तो ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। वैसे जैसे आप सब लोग कह रहे हैं बच्चे बच्चे ही होते हैं, फिर वो कोई भी देश के हो, और इसके लिए इंटरपोल के साथ, फिर इंटरनेट वॉच फाउंडेशन IWF जो ये बच्चों की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देखता है, ये ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल के लिए, उनके साथ भी हाथ जोड़ने का टाइम आ चुका है। और इंटरमीडिएट्स को पेनल्टी नहीं, प्लीज पुट देम अंडर अरेस्ट। और ये आपके पास एक टाइम मिला है
कि आप एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर। एब्सोल्युटली। तो अब देखते हैं कि सरकार इस पर किस तरह के कदम उठाती है। लेकिन जो लोग भारत में ये ऐड दे रहे हैं, बेच रहे हैं, और इन ऐड के इन्फ्लुएंस में आके जो लोग ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं इस तरह की सामग्री, उन पर तो आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी नहीं लग रहा है ना। उसके लिए तो आपको अमेरिका और भारत के रिश्ते और द्विपक्षीय संबंध नहीं देखने, तो अरेस्ट देम, तुरंत अरेस्ट कीजिए। एक नज़ीर आप रखेंगे तो फिर बात संभवतः कुछ बने आगे, हम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। बट बहरहाल देखते हैं इस मामले में क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, समय निकाला आपने। रितेश भाटिया जी, थैंक यू सो मच। अमित दुबे जी, थैंक यू सर आपके समय के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।